पंजाब कांग्रेस में सिद्धू की बगावत का प्लेन इस बार कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सिद्धू गुट में शामिल पंजाब के जिन मंत्रियों और विधायकों ने बागी तेवर दिखाए थे, उनसे कह दिया गया है कि 2022 का चुनाव मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के नाम और चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। तो अब सिद्धू क्या करेंगे? एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू गुट और दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह का खेमा। एक तरफ पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और दूसरी तरफ राज्य के मुख्यमंत्री, जिन पर कुछ महीने बाद होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी है, उन्हीं पर गुटबाजी के आरोप लग रहे हैं। ये आरोप तब और गंभीर हो गए जब सिद्धू खेमा के कुछ नेता पार्टी के पंजाब प्रभारी हरीश रावत से मिलने चंडीगढ़ से देहरादून पहुंच गए। इन नेताओं में अमरिंदर सरकार में कैबिनेट मंत्री राजिंदर सिंह बाजवा, सुखविंदर सिंह सरकारिया, सुखजिंदर सिंह रंधावा, चरणजीत सिंह चन्नी भी थे। बताया गया कि करीब 24 विधायकों ने कैप्टन के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। बताया गया कि इस मुलाकात का मकसद मुख्यमंत्री के पद से अमरिंदर सिंह को हटाने की मांग थी, लेकिन हरीश रावत ने मीडिया के सामने साफ कर दिया कि अमरिंदर को लेकर पार्टी क्या सोचती है। अभी हमने सीएम के फेस के विषय में कुछ कहा है और सत्यता ये है, हम अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में ही 2022 में चुनाव में जाएंगे। पहली बात तो ये है, अभी वो चार कुछ भी कहते रहे, कैप्टन अमरिंदर सिंह इज स्टिल द मोस्ट लव्ड फेस इन पंजाब एंड द एंटायर कांग्रेस इज विद हिम, स्पेशली द हाई कमांड। What 5 stooges or 5 ministers or 5 actors says doesn't make any difference. जी ने क्या सोच के क्या रखा, उनकी अपनी प्रेरोगेटिव है, वो रख सकते हैं एडवाइजर, 10 और रखें, पर इस किस्म की बातचीत करना, इस किस्म के कमेंट्स देना कोई अच्छी बात नहीं। हरीश रावत ने जो कुछ कहा उससे साफ है कि सिद्धू गुट के बार बार बागी सुर अलापने के बावजूद पार्टी ने पंजाब चुनाव अपने कामयाब मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही लड़ने का फैसला कर लिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट में काम कर चुके नवजोत सिंह सिद्धू ने बागी तेवर दिखाकर अध्यक्ष पद की कुर्सी तो हासिल कर ली, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब उनकी नजरें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर टिक गई हैं। पंजाब में अगले कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री पद पर खींचतान शुरू हो गई है। पंजाब में विपक्ष बुरी तरह बिखरा हुआ है, उसका फायदा उठाने की बजाय कांग्रेस पार्टी के नेता आपस में ही सिर फुटौल कर रहे हैं। कांग्रेस में बागी सुर अलापने और हरीश रावत से मुलाकात करने वाले कुछ नेताओं को एक दिन पहले सिद्धू के साथ मीटिंग करते हुए देखा गया था। इस मीटिंग में तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा भी मौजूद थे। इसलिए जब इन नेताओं की तरफ से कैप्टन पर भरोसा नहीं होने और 2017 में किए गए वादों को नहीं निभाने का आरोप लगा, तो इसे सिद्धू की शह से जोड़कर देखा जाने लगा। कुछ नेता तो कैप्टन की जगह नए मुख्यमंत्री चुनने का फार्मूला सुझाते भी दिखे। इशू है, ये हमें रिजॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि नहीं हो रहे इसलिए विधायकों में रिजेंटमेंट है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हाई कमांड अंडर द सुपरविजन ऑफ AICC ऑब्जर्वर एक सारे विधायकों की मीटिंग कॉल करे चीफ मिनिस्टर, और उसमें सबसे पूछ ले अलग चाहे, और उसमें मेरा ख्याल है कि निर्णय लेना चाहिए। इन्हीं हलचलों के बीच नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मालविंदर माली ने मुख्यमंत्री पर हल्ला बोल दिया। मालविंदर माली ने कैप्टन सरकार की तुलना अली बाबा और 40 चोरों से कर डाली। यही नहीं, उन्होंने नाम लेकर कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मुख्यमंत्री बदलने के लिए जारी ऐसे घमासान के लिए कांग्रेस के नेता सिद्धू को जिम्मेदार ठहराते दिखे। यही नहीं, हरीश रावत भी किसी फैसले के लिए आला कमान के पाले में गेंद तो डालते दिखे ही, साथ ही इशारों में सिद्धू के लिए संदेश भी देते नजर आए। सिद्धू एक अलग परिवेश से आए हैं और हमने कई बातों को देख करके उनको पंजाब में कांग्रेस का दायित्व सौंपा है, अध्यक्ष पद का, क्योंकि हमको आगे के लिए भी देखना था, तो आगे की तरफ देख करके सौंपा है। और इसका अर्थ ये नहीं है कि पूरी कांग्रेस उनको सौंप दी है। तो हाई कमांड इसका फैसला मैं नहीं कर सकती, इसका फैसला हाई कमांड करेंगे और हाई कमांड के ऊपर आप रहने दो, देखते हैं क्या बनता। कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी पता है कि उनकी किस्मत का फैसला इस वक्त कांग्रेस आला कमान के अलावा कोई और नहीं कर सकता। इसलिए इस घमासान के बीच मुख्यमंत्री के दफ्तर से भी एक प्रेस नोट जारी कर सिद्धू के सलाहकारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। इसमें पार्टी आला कमान से मांग की गई कि वो सिद्धू को अपने सलाहकारों से अलग होने को कहें।
तो मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के दफ्तर से कहा गया है कि वो सीएम की कुर्सी से नहीं हटेंगे। जो उनका इस्तीफा मांग रहे हैं वो खुद अपना इस्तीफा दे सकते हैं। ये सिद्धू के सलाहकारों पर सीएम की ओर से पलटवार है। महाराष्ट्र में नारायण राणे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर दिए गए विवादास्पद बयान से शुरू हुआ सियासी बवाल अब तेज हो गया है। शिवसेना और बीजेपी इस मुद्दे पर आमने सामने है, लेकिन अब की बार बीजेपी के पास महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अनिल परब का एक ऐसा वीडियो लगा है जिसने उसे राज्य सरकार पर हमलावर होने का मौका दे दिया। उस वीडियो के हवाले से बीजेपी ने राज्य सरकार पर गलत तरीके से नारायण राणे की गिरफ्तारी करने का आरोप लगाया, जिससे पूरे मुद्दे ने एक नया सियासी रंग ले लिया है। और इस पूरे सियासी घमासान के बीच नारायण राणे ने ऐलान किया है कि उनकी जन आशीर्वाद यात्रा जारी रहेगी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बयान और उस पर हुई गिरफ्तारी के बाद सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। दूसरे दिन भी बीजेपी और शिवसेना के बीच टकराव जारी रहा। कल रत्नागिरी में नारायण राणे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, तो आज बीजेपी ने दावा किया कि उनके पास महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अनिल परब की वीडियो क्लिप है, जिसमें वो केंद्रीय मंत्री राणे की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस पर दबाव बना रहे हैं। ऑर्डर कसली म्हणतात? अहो कोर्टाने दोन्ही दे काय ते तुम्ही हायकोर्ट ते येणार नाही कॉन्फिडन्समध्ये। हायकोर्ट आणि सेशन्स कोर्ट दोघांनीही नाकारलेले आहे त्यांचा जामीन। पण मग घ्या ना थोडी पोलीस फोर्स वापरून करा द्या। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन बीजेपी का दावा है कि इस वीडियो में मंत्री अनिल परब पुलिस पर दबाव बना रहे हैं कि वो रत्नागिरी में हर हाल में नारायण राणे को गिरफ्तार करे। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सीबीआई जांच की मांग कर दी। त्या IPS अधिकाऱ्यांवर सरकारमध्ये बसलेल्या मंत्र्यांचा दबाव केवढा आहे? नंबर 2, अनिल परब हे काही गृहमंत्री नाहीत आणि म्हणून या सगळ्या प्रकरणाची वेळ आली आहे की सीबीआई चौकशी का करण्यात येऊ नये। बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने मंत्री अनिल परब की शिकायत रत्नागिरी एसपी से की है, जबकि शिवसेना नेता विश्वास सावंत ने इस मामले में मुंबई में शिकायत की। बीजेपी ने मंत्री अनिल परब के खिलाफ मामला दर्ज न करने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। जो कानून के रखवालदार है वही जिन्होंने कानून तोड़ा उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। मुझे लगता है ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म से ज्यादा कुछ नहीं है और इसके लिए इसके आगे भारतीय जनता पार्टी अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता के प्रश्न सरकार के सामने रखेंगी। मांग करते हैं कि नारायण राणे को जल्द से जल्द तत्काल केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जाए और नारायण राणे ठाकरे परिवार से सार्वजनिक तौर पर वहां पर माफी मांगे। इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने नारायण राणे के मामले की सुनवाई को 17 सितंबर तक टाल दिया, जिसके बाद नारायण राणे मीडिया के सामने आए और महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठा दिए। कानूनी व्यवस्था संभाल रहा है वो। अभी उनके सरकार में कितने अच्छे लोग हैं, किसको बलात्कार के बारे में केस दर्ज होने के बाद निकाल डाला है, किसको अभी पुलिस पकड़ने निकले हैं, सब बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी को अब तक मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक बयान को देने को लेकर हुई पुलिस कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने कथित तौर पर महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब का एक वीडियो जारी करते हुए आरोप लगाया कि यह सब पुलिस पर अनैतिक दबाव बनाकर किया गया, यानी पॉलिटिकल प्रेशर में नारायण राणे की गिरफ्तारी हुई। अब बीजेपी नारायण राणे की गिरफ्तारी और महाराष्ट्र सरकार के पावर प्रेशर को लेकर सवाल उठा रही है। उधर शिवसेना भी पीछे नहीं रही और जम्मू में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने नारायण राणे के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो मुंबई में संजय राउत ने नारायण राणे पर तंज कसते हुए एक तस्वीर ट्वीट कर दी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर महाराष्ट्र सरकार के कदम पर केंद्र ने भी आपत्ति जताई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने नारायण राणे की गिरफ्तारी को केंद्र और राज्य के संबंध पर हमला करार दिया। नारायण राणे जी की गिरफ्तारी केंद्र और राज्य के जो संबंध होते हैं उस पर सीधा हमला है। और मैं ये मानता हूँ कि ऐसी चीजें कानून से तय नहीं होती, परंपराओं से तय होती है। बीजेपी के ऑफिस पर पथराव करने की बिल्कुल आवश्यकता तो नहीं थी और इसी तरह मतलब मुझे लगता है कि ये कुछ थोड़ा गलत हो रहा है और पहली बार ऐसा हुआ है कि
एक केंद्रीय मंत्री को पुलिस ने अरेस्ट करने का काम किया। शिवसेना भी इस मामले में बैकफुट पर नहीं दिखना चाहती। उसने अपने मुखपत्र सामना में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर तीखा हमला किया। राणे के शिवसेना छोड़ने पर नाराजगी जाहिर की, लेकिन बीजेपी अब गिरफ्तारी के मुद्दे पर शिवसेना को चौतरफा घेरने की कोशिश कर रही है। कल देर रात न्यायपालिका ने जमानत दी। महाराष्ट्र सरकार का अहंकार, उन्होंने बदले के भाव से जो कार्रवाई की थी, उसे एक बहुत बड़ा तमाचा न्यायपालिका ने दिया। हालांकि नारायण राणे की मुश्किलें अभी कम होती नजर नहीं आ रही हैं। नासिक में उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया गया है, जिसे लेकर नासिक पुलिस ने 2 सितंबर को थाने में पेश होने का नोटिस दिया है। हालांकि नासिक पुलिस ने यह भी कहा है कि राणे ने लिखकर दिया है कि वो ऐसे बयान नहीं देंगे जिससे कानून व्यवस्था बिगड़े। फिलहाल राणे के बयान और गिरफ्तारी के मुद्दे पर महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई है। नारायण राणे को उनकी आक्रामक शैली और शिवसेना पर तीखे हमले के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि शिवसेना की आक्रामक सियासी शैली से निपटने के लिए ही बीजेपी नारायण राणे को अपने साथ लाई थी। और अब जब नारायण राणे और महाराष्ट्र सरकार के बीच टकराव शुरू हुआ है, तो जल्द खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति तारिक मंसूर की कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताने के मामले में कैंपस के अंदर निंदा शुरू हो चुकी है। यूनिवर्सिटी के छात्रों ने तारिक मंसूर के शोक व्यक्त करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कैंपस के अंदर पोस्टर चस्पा कर दिए, जिन पर लिखा गया है कि इस संदेश से मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। यही वो पोस्टर हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की दीवारों पर जगह जगह लगा दिए गए। इन पर लिखा है, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के निधन पर कुलपति तारिक मंसूर ने शोक जताकर मुस्लिम समाज की भावनाओं को चोट पहुंचाई है। इसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है, एक अपराधी के लिए प्रार्थना करना नाकाबिले माफी अपराध है। यानी पोस्टर में कल्याण सिंह को विवादित ढांचा गिराने का अपराधी बताया गया है और कुलपति के लिए लिखा गया है, शोक संदेश जताकर उन्होंने बेशर्मी का काम किया है। पोस्टर के नीचे लिखा गया है, स्टूडेंट्स ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इस तरह के पर्चे चिपकने के बाद कैंपस में खलबली मच गई। हमारे राउंड स्टाफ ने हमको बताया यूनिवर्सिटी की जामा मस्जिद की जो बाहरी दीवार है और उस पर 2 पोस्टर लगे हुए हैं और ये भी बताया आगे कि वहाँ जो वज़ू खाना है, वज़ू खाने के पास भी उसी तरीके के 2-3 पोस्टर कंप्लीट ज़मीन पर पड़े हुए हैं। नहीं, हम पूरी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे ज़राए हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनसे हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, कोई चुपके से ये काम करके चला गया है, लेकिन फिलहाल अभी हमें इस बात का पता नहीं चल पाया कि किन लोगों ने किया। नहीं मालूम है कि किसने लगाया है, मगर जिसने भी लगाया है उसकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक एकेडमिक पोजीशन पे है। इनको इस तरीके के बयानातों से बचना चाहिए और दूर रहना चाहिए। दरअसल 22 अगस्त को कल्याण सिंह के निधन पर एएमयू के जनसंपर्क विभाग की तरफ से प्रेस नोट भेजा गया था। प्रेस नोट में संदेश जारी किया गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तारिक मंसूर ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रोफेसर तारिक मंसूर ने कहा है कि श्री कल्याण सिंह ने देश के सार्वजनिक जीवन और उत्तर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अगले दिन ये शोक संदेश अखबारों में भी छपा। इसके बाद कैंपस के अंदर कुलपति के विरोध में इस तरह के पर्चे चिपका दिए गए। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से स्टूडेंट्स ने, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने जिस प्रकार से पोस्टर लगाए हैं, और किस पोस्टर लगाए हैं, किसी को श्रद्धांजलि दे रहा हो, वो भी आपके वाइस चांसलर दे रहे हैं। और किसको दे रहे हैं? एक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश नहीं देश के ही बहुत बड़े नेता, जिनका नाम एक राम मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, अयोध्या के लिए उनका जुड़ा हुआ है। देखिए, एएमयू के अभी है, वहां से जो मामला आएगा, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का डाला, उसके बाद जब सरकार को कुछ सोचना होगा तो करेंगे। कल्याण सिंह की सरकार के दौरान ही राम मंदिर आंदोलन ने गति पकड़ी थी और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास में दर्ज है। हालांकि एएमयू कुलपति के खिलाफ कैंपस के अंदर पोस्टर किसने लगाए ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन इन पोस्टर्स को समर्थन में कैंपस के अंदर से आवाज उठ रही है। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सभी जगहों पर चिपकाए गए पर्चे हटवा दिए हैं। कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा से बहुत से राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी दूरी बरती है और उनके निधन पर शोक संदेश तक व्यक्त नहीं किए।
भारत में 12 साल और उससे ऊपर की उम्र के बच्चों को कोरोना का टीका इस साल अक्टूबर के पहले हफ्ते से देने की योजना है, लेकिन सबसे पहले उन बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी जो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और इस एज ग्रुप के स्वस्थ बच्चों को टीके के लिए अगले साल का इंतजार करना होगा। देश में 12 साल और उससे ऊपर की उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने के लिए DCGI की तरफ से मंजूरी मिल गई है। जायडस कैडिला की वैक्सीन जाइकोव डी इस साल अक्टूबर के पहले हफ्ते से बच्चों को देने की योजना है। अभी तक 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका तो दिया ही जा रहा है, पर जल्द ही बच्चों को भी कोरोना से बचाव का टीका मिलना शुरू हो जाएगा। वही एडोलेसेंट किशोर जो बालक हैं 12 से 17-18 साल के, जिनको बाकी बीमारियां हैं, सीवियर बीमारियां, उनके बारे में अभी विचार विमर्श होना है, वो लिस्ट बनाई जानी है। तो एक बार वो लिस्ट बन जाएगी तो ऐसे बच्चों को जो टीका आया है जाइकोवी डी जो DNA वैक्सीन है वो मिलेगा, और बाकी जाइकोवी डी जो है आम जो टीकाकरण कार्यक्रम है उसके लिए प्रयोग किया जाएगा। देश में 12 से 17 साल की उम्र वाले करीब 12 करोड़ बच्चे हैं, लेकिन टीका 12 साल या उससे ऊपर के सभी बच्चों को अक्टूबर से नहीं दिया जाएगा। कोविड वर्किंग ग्रुप के मुताबिक वैक्सीनेशन में उन बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है। इस ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा ने न्यूज़ 18 इंडिया को बताया कि एक सूची जल्द ही तैयार की जाएगी जिसमें इस बात का जिक्र होगा कि किन किन बीमारियों को गंभीर बीमारी में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार की योजना है कि देश में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को इस साल आखिर तक कोरोना का टीका दे दिया जाए। इस साल अक्टूबर से गंभीर बीमार बच्चों को टीका दिया जाएगा और स्वस्थ बच्चों को अगले साल फरवरी के बाद वैक्सीन देने की योजना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जानकारों का मानना है कि स्वस्थ बच्चों में कोरोना संक्रमण होने पर अस्पताल में भर्ती होने या फिर मौत की आशंका बेहद कम होती है। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि एक संक्रमित वयस्क को बच्चों के मुकाबले 10 से 15 गुना ज्यादा अस्पताल में भर्ती होने या फिर मौत की आशंका होती है। बच्चों में टीकाकरण इतना जरूरी नहीं है जितना कि वयस्कों में। वयस्कों में गंभीर बीमारी होने की संभावना और मृत्यु की संभावना 10 से 15 गुना ज़्यादा होती है बच्चों के मुकाबले। तो अगर वयस्कों में कुछ हो जाए तो बच्चों को टीकाकरण लगाना जो है बेमायने हो जाता है, जिनमें ना मृत्यु की बहुत बड़ी संभावना है ना गंभीर बीमारी होने की संभावना है। केंद्र सरकार की ओर से बनी कमेटी कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा के मुताबिक स्कूल खोलने के लिए बच्चों को टीका देना जरूरी नहीं है। जरूरत ये है कि जिन घरों में बच्चे हैं वहाँ सभी माता पिता और घर के दूसरे वयस्क टीका लगवा लें। साथ ही स्कूल में टीचर और बाकी स्टाफ को भी वैक्सीन दे देनी चाहिए। स्कूल खोलने के लिए बच्चों को टीकाकरण की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है कि जिन घरों में बच्चे हैं वहाँ पर सभी माता पिता और घर के अन्य वयस्क को टीका लगवा लेना चाहिए, और साथ ही साथ जिस स्कूल में जा रहे हैं वहाँ पर टीचर्स और बाकी कर्मचारीगण, ड्राइवर, इन सबको टीका मिल जाना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चा एक सुरक्षित आवरण में रहता है। रीज़न नहीं है कि बच्चों का जो है हम जो है स्कूल को बंद रखें, क्योंकि स्कूल को बंद करने से जो है उन पे लंबे समय तक इम्पैक्ट होता है। ग्लोबल एविडेंस से उसको देख के लगता है कि रिस्क कम है, बेनिफिट ज़्यादा है, इसलिए हमें स्कूल को जितनी जल्दी हो सके खोलना चाहिए। हाँ, वहाँ कोविड न फैले इसके लिए जो भी इंतजाम करने वो किया जा सकता है, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है। जानकारों के मुताबिक कोरोना की पहली और दूसरी लहर के जो भी वैज्ञानिक सबूत हैं, उसमें पाया गया कि कोरोना से संक्रमित बच्चों में गंभीर समस्या नहीं होती है। हालांकि बच्चों में कोरोना का संक्रमण जो है माइल्ड या बिना लक्षण का होता है। वैक्सीनेशन अभियान पूरे देश में तेजी से जारी है और इंतजार इसी बात का किया जा रहा था कि बच्चों को वैक्सीन कब लगेगी, और अब ये कहा जा रहा है कि पहले उन बच्चों को तवज्जो दी जाएगी जो कि किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है, और फिर स्वस्थ बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। और इसी के साथ डंकी की चोट पर फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे जरूर देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सुपर प्राइम